हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, हम लोगों ने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक एस ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट कर रखा है। एस ब्लॉक तत्व कौन कौन से वर्ग में आते हैं, कितने तत्व होते हैं, उनका परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये सारी बेसिक जानकारी हमने देख ली है। हमने देखना लास्ट क्लास में सबसे लास्ट क्या पढ़ा था, हमने इसके गुण पढ़ रहे थे जिसमें आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता के बारे में सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था। उसी से नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगी मैं। फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर आने वाली है रंगीन ज्वाला। गाइज, रंगीन ज्वाला क्या होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक क्लोराइड ज्वाला को रंगीन बना देते हैं। इसका कारण इलेक्ट्रॉन के उच्च कक्षा से पुनः निम्न कक्षा में आने पर दृश्य क्षेत्र में विकिरण का उत्सर्जन होता है। गाइज, क्या लिखा है ये मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखना आप लोग, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपके पास कोई भी नाभिक होगा, जैसे ये आपके पास नाभिक है तो इसके चारों ओर कक्षा होंगी। कक्षाओं में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से कक्षाएं प्रेजेंट होती हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब आप क्या करेंगे, मान लो आप कोई भी एनर्जी यहाँ पर बाहर से दे रहे हैं। एनर्जी आप जब यहाँ से देंगे तो एनर्जी देने पर क्या होगा, इस पॉजिटिव में और इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव में जो अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन वीक होगा। और अट्रैक्शन वीक जब होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कक्षा से निकलकर अपने उच्च कक्षा में जा सकता है। जब ये इस कक्षा में चला जाएगा तब उससे एनर्जी जब वापस से लॉस करता है तो क्या करेगा, अब ये स्टेबल तो कहाँ पे रहता है, जब इसके साथ में अट्रैक्शन बनाएगा तभी स्टेबल होगा। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को वापस से गेन करने के लिए क्या करेगा, इस कक्षा में तो रहेगा नहीं, इसमें तो अस्थायी होता है, इसलिए क्या करेगा, इस कक्षा में वापस आना चाहेगा। और जब ये वापस इस कक्षा में आता है तो जो एनर्जी इसने पहले ग्रहण करी थी वो एनर्जी वापस छोड़ेगा। तो जो एनर्जी जब ये वापस छोड़ता है तो उस एनर्जी को ही क्या कहा जाता है, रंगीन ज्वाला कहा जाता है। गाइस, देखना यही आपके सामने लिखा गया है कि दृश्य क्षेत्र में विकिरण का उत्सर्जन होता है जिसकी वजह से आपको क्या दिखता है, वहां पे कलर दिखाई देता है। गाइस, अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कुछ कलर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। ये कलर आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, इनके लिए कोई भी ट्रिक या फिर कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो कारण था इनका दिखाने का वो मैंने बता दिया है। अब कलर कौन सा होगा ये आप लोग ध्यान रख लेंगे। लिथियम जो है वो क्रिम्जी कलर देता है, सोडियम पीला कलर देगा, पोटेशियम नीला, रुबिडियम लाल बैंगनी कलर देता है और सीजियम नीला कलर देता है। नेक्स्ट देखना इधर, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों कैसे होते हैं, कलर लेस होते हैं, इनके द्वारा कोई भी रंग प्रदर्शन नहीं किया जाता है। कैल्शियम ईंट जैसा लाल रंग देगा, जो स्ट्रोंशियम है वो क्रिम्जी कलर देता है और बेरियम जो होता है वो हरा कलर देता है। इस प्रकार से आप लोग इसे याद कर लेंगे कि इस प्रकार के कुछ कलर यहाँ पर हमें मिलते हैं। गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखेंगे अपचयन क्षमता। अपचयन क्षमता क्या होती है, अपचयन क्षमता को देखने से पहले आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि आपको ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है उसकी प्रवृत्ति आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सीकरण आप किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसे आप ऑक्सीकरण कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसे अपचयन कहा जाता है। अब गाइस देखना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों ने देखा था, हम यहाँ पे लिख रहे थे या तो 1s1 ns1 या फिर ns2, ये हमारे पास रह रहा था। तो ns1 में हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका अष्टक नियम कंप्लीट होता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है, इसलिए क्या करता है, बहुत ही आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। पहला कारण। दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि ये अपने आवर्त में आकार में सबसे बड़ा होता है, और बड़ा आकार होने के कारण इनका जो प्रोटॉन यहाँ पे जो नाभिक का पॉजिटिव चार्ज है और इनके कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन है ये अट्रैक्शन वीक हो जाता है, और वीक होने की वजह से इजीली इसको क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। तो गाइस, जब ये इजीली बाहर निकाल देगा तो इस पे क्या होगा, मान लो ये कोई एस ब्लॉक की मेटल है, ये मेटल क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी, तो इस मेटल पे क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, और प्लस में हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, ये इस फॉर्म में आ सकता है। तो यही क्या होती है, इसकी अपचयन क्षमता होती है। तो देखना, क्षार धातुओं एवं क्षारीय मृदा धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रहती है, अतः ये तत्व प्रबल विद्युत धन्य तत्व होने के कारण प्रबल अपचायक भी होते हैं। क्षार धातुएं क्षार मृदा धातुओं से प्रबल अपचायक होती हैं। गाइस, अपचयन क्षमता तो मैंने आपको समझा दी कि इलेक्ट्रॉन जो त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन जब त्यागेंगे तो उस वाली प्रोसेस को तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, कि उसने खुद का इलेक्ट्रॉन त्यागा है तब तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन अपचयन क्षमता अपचायक कब बनेगा, मान लो
आपके पास एक मेटल है, मेटल ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया या फिर एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पे प्लस आएगा और यहाँ पे साथ में हम दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अब मान लो दूसरे हमारे पास कोई नॉन मेटल है, ये हमारे पास कोई नॉन मेटल है, इस मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो ये वाली नॉन मेटल एक्सेप्ट कर लेगी। ये जब एक्सेप्ट करेगी तो किसकी फॉर्म में आएगी, x माइनस की फॉर्म में। इतना क्लियर है कि यहाँ से इसने जब इलेक्ट्रॉन दिया था तब m प्लस बना और यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है तब x माइनस बना है। गाइस प्लस और माइनस का आपको पता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाने के लिए प्लस दिखाया जाता है और अधिकता पे माइनस दिखाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब आपको कोई पूछे कि यहाँ में कहाँ ऑक्सीकरण हुआ है और कहाँ अपचयन हुआ है, तो आप सीधा सा बता देंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, मतलब इस मेटल का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। सिंपल कह सकते हैं आप, मेटल का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। और ये जो नॉन मेटल थी जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, जिस पे नेगेटिव चार्ज बना है, इसका क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। गाइस अब आप ध्यान से सुनना, इसने क्या किया, इसने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मीन्स इस मेटल ने ही क्या करवाया है, इस नॉन मेटल का अपचयन करवाया है। इस मेटल ने क्या करवाया है, नॉन मेटल का अपचयन करवाया है और इसे ही, इस मेटल की हम क्या कहते हैं, अपचयन क्षमता कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, अपचयन क्षमता कहेंगे। आई होप गाइस इस बार आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल आपको ध्यान रखना है, पहले ऑक्सीकरण और अपचयन का पता करो कि इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मीन्स इस पे पॉजिटिव आया तो इसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। इस नॉन मेटल ने क्या किया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्या बना, x माइनस बना, मीन्स इस नॉन मेटल का क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। अब ये अपचयन करवाया किसने है, इस मेटल ने, तो ये मेटल की क्या होने वाली है, यहाँ पे अपचयन क्षमता होने वाली है और इसे ही हम क्या कहते हैं, मेटल को ही हम अपचायक कह सकते हैं। मेटल को कहेंगे अपचायक और इसने क्या करवाया है, उसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इसने इसका ऑक्सीकरण करवाया है, इसीलिए इसे हम कहेंगे ऑक्सीकारक। मीन्स जो आपकी मेटल होगी उसे तो आप कहने वाले अपचायक और जो नॉन मेटल होती है उसे कहा जाता है ऑक्सीकारक। तो गाइस ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखना एक बात और बोली गई है आपको कि प्रबल अपचायक तो गुण तो है ही इसमें, साथ में आपको बोला है कि क्षार धातुएं क्षार मृदा धातुओं से अधिक प्रबल अपचायक होती हैं। क्षार धातुएं क्षार मृदा धातु से अधिक प्रबल अपचायक क्यों होंगी, क्योंकि क्षार धातुएं जो होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, जबकि क्षार मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। NS1 में देखना यहाँ पे कोई ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये बहुत ही आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो S में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 2 आने की वजह से क्या हो गया, S तो एक तरह से अपने आप में कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए इतनी आसानी से नहीं निकाल पाता है जितनी आसानी से S1 वाला निकलता है। इसीलिए बोला गया है कि जो क्षार धातुएं होती हैं उनकी अपचायक क्षमता क्षार मृदा धातुओं की तुलना में ज़्यादा होती है। आई होप गाइस ये वाली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वथनांक, गलनांक व घनत्व। क्वथनांक और गलनांक क्या होंगे देखना, क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातु के लिए क्वथनांक व गलनांक के मान काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि इनका आकार बड़ा होने के कारण इनमें दुर्बल आकर्षण बल पाए जाते हैं। गाइस यही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आकार बड़ा है, तो आकार बड़ा होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव इनके बीच में क्या हो गई, दूरी ज़्यादा हो गई, और दूरी ज़्यादा हो गई तो आकर्षण भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आकर्षण कम हो जाता है तो जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये वाला जो अट्रैक्शन है ये तोड़ने में आसानी रहेगी, और ये अट्रैक्शन जब टूटता है तो इसी से क्या बनता है, ये अट्रैक्शन टूटने के बाद ही वो बॉयल होना शुरू होगा, ये अट्रैक्शन टूटने के बाद ही वो मेल्ट होना शुरू होगा। तो इसी टाइप से आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, लो होते हैं। नेक्स्ट देखना, क्षार धातुओं के गलनांक व क्वथनांक क्षार मृदा धातुओं से भी कम होते हैं, क्योंकि क्षार धातुओं का आकार जो है वो क्षार मृदा धातुओं से बड़ा होता है, इसीलिए क्या होते हैं, इनके लिए गलनांक का मान कम होता है। नेक्स्ट देखना गाइस, बड़े आकार के कारण इनका घनत्व भी काफ़ी कम होता है, जैसे गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं वैसे ही घनत्व भी कम होता है। अतः क्षार धातु इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मतलब क्षार धातुएं मुलायम होती हैं और जो क्षारीय मृदा धातु होती हैं इनके कंपैरेटिवली कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, उन्हें आप चाकू से आसानी से नहीं काट सकते हैं। मीन्स क्षारीय मृदा धातुओं का घनत्व भी कैसा होगा, क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होने वाला है। तो गाइस 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं।
पहली सिंपल थी, उनमें कोई कंपैरिजन नहीं करना था। सेकंड अपचयन क्षमता और थर्ड जो आपकी क्वथनांक और गलनांक वाली हमने पढ़ी है, इन दोनों में जब आपने कंपैरिजन किया है तो आपको पता चला कि जो क्षार धातुएं होती हैं वो क्षार मृदा धातुओं से प्रबल अपचायक होती हैं, लेकिन जो क्षार धातुएं होती हैं उनके लिए गलनांक, क्वथनांक और घनत्व का मान कम होता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आप ध्यान से देख लीजिएगा। गाइस, इसी के साथ जो इनकी सिंपल प्रॉपर्टीज हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि जो हमारे पास एस ब्लॉक के जो दो वर्ग बनते हैं उन दोनों वर्ग के तत्वों में आपस में विकिरण संबंध पाया जाता है। उस विकिरण संबंध के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गाइस, इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी आप लोगों को मुझे कि आपका जो मैंने आयनिक सॉलिड वाला पार्ट कंप्लीट करवाया है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत जल्द मैं आप लोगों के पास लेकर आने वाली हूँ। यदि आप लोग एक्साइटेड है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस लाए जाएं, आप लोगों का एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू ही रहेगा इस बार, तो आप लोग यदि एक्साइटेड हैं तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर लिखें कि आपके लिए एमसीक्यू क्लासेस लाई जाएं या फिर नहीं। तो गाइस, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।